नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर और शो की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी के दिन बाजार में बढ़ा वीकली दबाव, बिकवाली का दबाव। निफ्टी ऊपरी स्तरों से निफ्टी करीब 150 पॉइंट से फिसलकर 24,150 के नीचे। बैंक निफ्टी भी दिन के हाई से 400 पॉइंट फिसला। मिड कैप और स्मॉल कैप ने भी बढ़त गवाई। इंडिया विक्स नीचे। बिग स्टॉक शेयरों ने आज किया कमाल। सिंगापुर में आर्बिट्रेशन कोर्ट की ओर से अपील खारिज होने से टाटा पार में तेज गिरावट। शेयर करीब 4% फिसलकर बना वायदा का टॉप लूजर। वहीं सिटी के डाउनग्रेड से ल्यूपिन गिरा। दूसरी ओर मजबूत चार्ट के दम पर 2% चढ़े एलआईसी हाउसिंग और जाइडस लाइफ, स्पॉटलाइट, जीई वर्नोवा, टीएनटी में भी रौनक। कैपिटल मार्केट और सरकारी बैंकों में सबसे ज्यादा बिकवाली, करीब 1% फिसले दोनों सेक्टर इंडेक्स। साथ ही एफएमसीजी और मेटल शेयरों में भी दबाव। वहीं कंज्यूमर ड्यूरेबल, डिफेंस और फार्मा 0.5% से ज्यादा चढ़े। पावर इक्विपमेंट कंपनियों में रफ्तार। विदेशी ग्रेड इक्विपमेंट पर प्रतिबंध लगा सकता है अमेरिका। चीन की कंपनियों पर लग सकती है रोक। खबर के बाद जीई वर्नोवा, हिताची एनर्जी, सीजी पार में जोरदार तेजी। अदानी ग्रुप के शेयरों में आज एक्शन। मॉर्गन स्टैनली की बुलिश रिपोर्ट के बाद अदानी एनर्जी सोल्यूशन 2% से ज्यादा ऊपर। ओवरवेट रेटिंग के साथ 1900 के ऊपर के दिए टारगेट। अदानी पार में भी 1 करोड़ शेयरों से ज्यादा के बड़े सौदे, करीब 2% ऊपर। अदानी एंटरप्राइजेस और पोर्ट में भी खरीदारी। ब्लॉक डील के बाद आईसीआईसीआई प्रू एएमसी करीब 4% नीचे। 2% इक्विटी ने बदले हाथ। अपोलो टायर्स में भी करीब 950 करोड़ के हुए बड़े सौदे। फोसेको इंडिया में भी करीब 700 करोड़ की लार्ज ट्रेड। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट प्रेशर में नजर आएगा आपको। एक्सपायरी का दिन है, थर्सडे का सेशन है। फ्लैट निफ्टी 24 अंक नीचे, ऊपरी स्तरों से बढ़त गवाई। बैंक निफ्टी कोशिश कर रहा था लेकिन इसने भी बढ़त गवाई है। 57,661 के लेवल पर आपको डेज लो से थोड़ा ही ऊपर नजर आएगा। यहाँ पर भी प्रेशर बनता हुआ। ब्रेथ जो सुबह के सेशन में काफ़ी अच्छी थी, अब काफ़ी ख़राब होती हुई। मिड कैप और स्मॉल कैप के चार्ट रखेगा स्क्रीन पर। जिस तरीके से मिड कैप में अब बिकवाली ऊपरी स्तरों से देखने को मिली है, स्मॉल कैप टूटा है, तो गिरने वालों की संख्या लगभग 2000 स्टॉक्स जहाँ पर ज़्यादा प्रेशर बनते हुए नजर आ रहा है। एक बार मुझे ब्रेंट दिखा दीजिएगा स्क्रीन पर, कहाँ पे कामकाज हो रहा है। साथ ही फिर कंट्रीब्यूशन प्लेट देखेंगे कि आखिर दवा बना कौन से स्पेसिस रहे। $86 के आसपास सुबह से यही बनाया, तो कोई खास अंतर यहाँ पे है नहीं। लेकिन लेकर आइए स्क्रीन पर एक बार कंट्रीब्यूशन प्लेट निफ्टी का। कौन से स्टॉक्स या सेक्टर पॉकेट्स कहें जो दबाव बना रहे हैं। एचडीएफसी बैंक, जैसा कि हम सुबह भी चर्चा कर रहे थे, बैंक निफ्टी में दिक्कत इसी स्टॉक की वजह से आ रही है। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो ड्रैग कर रहा है, 26 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर महिंद्रा एंड महिंद्रा। थोड़ा ऑटो पैक आज बैकफुट पर है। एसबीआई और रिलायंस जैसा दिग्गज स्टॉक भी बना रहा है प्रेशर। बैंक निफ्टी के भी कंट्रीब्यूशन प्लेट में आपको एचडीएफसी बैंक और एसबीआई नजर आएगा जो कि प्रेशर बना रहा है आज के सेशन में। इंडसइंड और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भी यहाँ पर टूटता हुआ। लेकिन प्राइवेट बैंक्स फिर भी अगर आप देखें तो इन ग्रीन ट्रेड करने की पूरी कोशिश कर रहा है। कुछ थोड़ी बहुत खरीदारी रियल्टी पैक में नजर आ रही है। साथ ही एक बार रखिएगा स्क्रीन पर फार्मा स्पेस भी, फार्मा और हेल्थ केयर में भी थोड़ी बहुत बाइंग। लेकिन इस मार्केट में अभी करना क्या है, निफ्टी बैंक निफ्टी पर थोड़ा समझ लेते हैं हम आउटलुक। रूपक डे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रूपक डे जी नमस्कार, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। एक्सपायरी का दिन है, तो ऐसे में निफ्टी और बैंक निफ्टी को कैसे ट्रीट करना चाहिए? क्या कोई ट्रेड बनती है? क्योंकि अब बस सेकंड हाफ का सेशन रह गया है आज के लिए, तो क्या आउटलुक निफ्टी बैंक निफ्टी पर? गुड आफ्टरनून श्रेया। देखिए, डेफिनेटली नेगेटिव सेंटिमेंट है अराउंड द मार्केट। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में नेगेटिव सेंटिमेंट है, बट निफ्टी इवन निफ्टी 50 EMA को भी चैलेंज कर रहा है डेली चार्ट में। बट अगर देखें तो एक राइजिंग ट्रेंड लाइन को ऊपर सपोर्ट लिया निफ्टी ने। 24,130 के आसपास सपोर्ट है, तो अभी फिलहाल 24,130 के स्टॉप लॉस के साथ एक रिस्की बेट लिया जा सकता है लॉन्ग साइड पे निफ्टी में। और मुझे लगता है कि ज्यादा नहीं, अपसाइड भी लिमिटेड ही रहेगा मेरे ख्याल से। 24,250, 24,300 तक जा सकता है।
और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में ना शॉर्ट टर्म के लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा 58,000, तब तक 58,000 के नीचे रहेगा तब तक बैंक निफ्टी से खुल के सपोर्ट नहीं मिलेगा। 58,000 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तो सिग्निफिकेंट सपोर्ट बैंकिंग स्टॉक से मिलेगा निफ्टी को, और बोथ निफ्टी बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जा सकता है शॉर्ट टर्म में। ओके, निफ्टी बैंक निफ्टी जा सकता है ऊपर शॉर्ट टर्म में, दोनों पर ये आउटलुक ले लिया हमने। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज तो है मार्केट में। रूपक जी, तो कहाँ दमखम नजर आ रहा है? दो स्टॉक्स इस वक्त के आपके क्या होंगे? पहला स्टॉक रहेगा सीपी प्लस। स्टॉक ने जो रिसेंट कंसोलिडेशन था, जो कंफ्यूजन जोन था, जोन के ऊपर ब्रेकआउट दिया, तो स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है। सीपी प्लस बाई की सलाह रहेगी अराउंड करंट मार्केट प्राइस फॉर अ टारगेट ऑफ 3800। नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 3470 का। दूसरा स्टॉक रहेगा मेदांता। ये स्टॉक ने प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर ब्रेकआउट दिया। स्टॉक बहुत ही अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है, सेंटिमेंट इंपॉर्टेंट सारी मूविंग एवरेज को सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। तो स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी करंट मार्केट प्राइस के आसपास। टारगेट रहेगा 1620 रुपया, स्टॉप लॉस रहेगा 1500 का। ओके, मेदांता यानी कि ग्लोबल हेल्थ, 1500 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको, 1620 के टारगेट आप देख सकते हैं। सीपी प्लस आदित्य इन्फोटेक जिसकी हमने चर्चा की थी, कैश में काफ़ी अच्छा करता है ये काउंटर, रखिएगा स्क्रीन पर। वो भी आज के टॉपिक्स में शुमार है रूपक जी के। चलिए, दो काउंटर्स पर हमने चर्चा कर ली है और इसको ऐसे ही ट्रीट करना है आपको। लेकिन लेकर आइए स्क्रीन पर अब टाटा पार आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे बना हुआ है। 4% से ज़्यादा की गिरावट इस पर्टिकुलर काउंटर में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन आखिर हो क्या गया, खबर क्या है, हमने सीएनबीसी आवाज़ पर बताई थी आपको। एक बार फिर से रिविजिट कर सकते हैं दीपाली के साथ। दीपाली, गुड आफ्टरनून। आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे टाटा पार आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे है। वो 7 मंथ के लोज पर ट्रेड कर रहा है। दरअसल जो सिंगापुर इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट है उसने कंपनी के चैलेंज को डिसमिस किया है। दरअसल ये पूरा मामला 2013 से शुरू होता है। 2013 में क्लोरस कैपिटल के साथ कंपनी ने एक कोल माइन के लिए रशिया में बिड लगाई थी और तब नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट के उल्लंघन का ये पूरा मामला सामने आया था। 2020 से टाटा पार और क्लोरस कैपिटल के बीच पूरी कानूनी लड़ाई चल रही है। अब कंपनी ने प्ली की थी कोर्ट में, जिसको क्लोरस कैपिटल के पक्ष में सिंगापुर इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट ने जो पूरा फेवर है वो सुनाया है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि इस आउटकम के बाद टाटा पार को क्लोरस कैपिटल को 4,700 करोड़ का जुर्माना भरना होगा। इंपॉर्टेंट ये है कि ऑलरेडी इससे पहले एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन पैनल जो है वो क्लोरस कैपिटल के फेवर में पहले फैसला सुना चुका है। उसको चैलेंज किया गया था सिंगापुर कमर्शियल कोर्ट में, वहां भी टाटा पार के अगेंस्ट में पूरा मामला जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब कंपनी के पास 28 दिन है कि वो इस कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट अपील कर सके। सबसे कंसर्निंग बात यह है कि 4,700 करोड़ का जुर्माना भरना होगा और कंपनी के अगर आप फाइनेंशियल्स देखेंगे तो FY25 में 4,775 करोड़ की इनकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी थी। FY26 में 5100 करोड़ के आसपास की प्रॉफिटेबिलिटी थी। तो यानी जो ये साइज है पूरे हट जाने का वो इतना बड़ा है जो कि कंपनी के ऑलमोस्ट प्रॉफिटेबिलिटी को ईयरली को पूरा कैप्चर करता है। तो यही कारण है कि एक सीवियर इम्पैक्ट हमने स्टॉक में देखा है, क्योंकि काफ़ी कंसर्निंग। अब देखना होगा कि विद इन 20 डेज क्या अपील यहाँ पर टाटा पार करती है, बट कंसर्निंग फैक्टर और इसीलिए एक डेंट स्टॉक में आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। राइट, बड़ा जुर्माना और बिग स्टॉक्स में सटीक एनालिसिस हुई थी, नेगेटिव साइड पर लिया गया था 4% नीचे। शुक्रिया दीपाली जानकारी के लिए। चलिए, वक्त हो रहा है इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के उस पर जल्द लौटते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा सीएनबीसी आवाज़ पर। अच्छा, वायदा के टॉप गेनर्स में अगर आप देखें तो शुमार आपको पार इक्विपमेंट स्टॉक्स नजर आएंगे। दरअसल इस पूरी स्पेस में गजब की रैली है और ख़बर भी इंपॉर्टेंट थी। अमेरिका एक कदम उठा सकता है जिसका फ़ायदा सीधे तौर पर भारतीय पार इक्विपमेंट स्टॉक्स को, कंपनियों को होता हुआ नजर आएगा। पूरी खबर डिटेल में एक बार फिर से समझते हैं। विनी जुड़ रही है मेरे साथ। विनी, गुड आफ्टरनून। पूरा स्पेस फोकस में अच्छी रैली, कारण क्या है? एक्चुअली यहाँ पे आज सुबह एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया है यूएस ने। तो ये ऑर्डर में क्या है, उन्होंने एक्चुअली डिक्लेयर किया हुआ है न्यू नेशनल इमरजेंसी डिक्लेरेशन। तो ये थोड़ी इमरजेंसी तौर पे, क्योंकि एनर्जी, पावर ग्रिड प्लेयर्स, ट्रांसफार्मर्स, ट्रांसमिशन, इनकी डिमांड ग्लोबली बढ़ रही है, रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड ग्लोबली बढ़ रही है। तो उसकी वजह से यूएस ने रिस्ट्रिक्ट किया है काफ़ी इक्विपमेंट प्लेयर्स को कि अब आप
फॉरेन जो इक्विपमेंट प्लेयर्स है वहां से प्रोडक्ट नहीं लाए, जो यूएस की मेड प्रोडक्ट है उन्हें यहाँ पे लाए। तो ये मेनली लग रहा है कि ये चाइनीज प्लेयर्स के लिए है। एनालिस्ट से जब मैंने बात की तो उन्होंने हाईलाइट किया ये मेन एम, ये डिक्लेरेशन का लग रहा है चाइनीज प्लेयर के लिए। अभी तक हमें डिटेल्स नहीं आया कि कौन से वेंडर्स इंक्लूडेड है इसमें, किन से वो लोग अभी इंपोर्ट नहीं करेंगे कंट्री में, कौन सी कंट्रीज इंक्लूडेड है यहाँ पे और कौन से इक्विपमेंट्स भी इंक्लूड है, तो ये डिटेल्स आना बाकी है। बट पावर इक्विपमेंट प्लेयर्स, इंडियन पावर इक्विपमेंट प्लेयर्स के लिए पॉजिटिव बन जाता है क्योंकि हमारा एक्सपोजर यूएस में काफी सारी कंपनी का बहुत कम है, इतना ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पे अभी ये इसमें क्या इंक्लूड होगा, जो चाइनीज प्लेयर्स ज्यादा इंपोर्ट करते हैं वहां पे वो है ट्रांसफॉर्मर्स, जनरेटर्स, बीईएसएस, ग्रिड कनेक्टेड इन्वर्टर्स, टर्बाइंस इंक्लूड होते हैं, काफी सारे सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस इंक्लूड होते हैं। तो की इंडस्ट्रीज जैसे डेटा सेंटर बढ़ रही है डिमांड, वहां पे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बन रही है, ग्रिड इंफ्रा बन रही है, तो उसकी वजह से ये उनको वहां पे रोक लगानी है, इसकी वजह से उन्होंने ये ऑर्डर पास किया। तो इंडियन प्लेयर्स के लिए पॉजिटिव बन जाता है क्योंकि अब वो उनका एक्सपोजर आगे जाते हुए आगे सालों में वो बढ़ा सकते हैं अपना एक्सपोजर वहां पे और कंपटीशन कम हो जाएगी, राइट, उनके लिए। तो आज इंडियन प्लेयर्स तो बढ़े हुए हैं, कोरिया के अगर इक्विपमेंट प्लेयर्स देखें तो वो भी बढ़ चुके हैं। तो इंडियन प्लेयर्स में किसके बेनिफिट होगा, जी वोनोवा, टीएनडी, हिताची एनर्जी, सीजी पावर, टीडी पावर सिस्टम्स, अपार इंडस्ट्रीज, इनको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और इसीलिए ये स्टॉक्स आज पासिंग है। अच्छी खासी तेजी इन सारे स्टॉक्स पर। इनफैक्ट शुक्रिया विनी जानकारी के लिए। तो कौन से देश पर ये प्रतिबंध लगेगा, किन इक्विपमेंट्स पे लगेगा, इसकी तस्वीर अभी साफ नहीं है, लेकिन क्योंकि चाइना एक बड़ा प्लेयर है इस मार्केट में और शायद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि प्रतिबंध लग सकता है, तो उसका सीधा असर, फायदा आप कहें तो इंडियन कंपनीज को देखने को मिल सकता है। चलिए इसी के साथ वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। कभी आपने सोचा है कि मार्केट से ज़्यादा अक्सर आपकी अपनी स्ट्रैटेजी तय करती है कि आपकी वेल्थ बनेगी या नहीं? इसी को कहते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग और इस पर होगा हमारा फोकस। फ्लेक्सी कैप फंड्स में लार्ज कैप की तरफ झुकाव पर रिटर्न पर कितना असर डाल सकता है, इस पर आवाज़ एमएफ शो में हमने बात की वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी से। आइए सुनते हैं। हमने देखा पिछले एक साल में जब नर्वसनेस थी मार्केट में, करेक्शन देखने को मिल रही थी, तो ज्यादातर फंड हाउसेस या फंड मैनेजर्स की जो अप्रोच थी इस तरीके के फंड्स में वो मोर ऑफ लार्ज कैप की तरफ थी। अभी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी क्या है फ्लेक्सी कैप फंड्स के आपके हिसाब से? क्या अभी भी मोर ऑफ अ लार्ज कैप बायस इन फंड्स में देखने को मिल रहा है? और दूसरी चीज ये कि करंट मार्केट एनवायरमेंट में ये कैटेगरी नए निवेश के हिसाब से कैसी है? जी दीपाली, बिल्कुल। आई थिंक जब हम फ्लेक्सी कैप फंड्स की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अडेप्टेबल जो कैटेगरी है इक्विटी में वो फ्लेक्सी कैप है, क्योंकि फंड मैनेजर के पास पूरी फ्रीडम है, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि अक्रॉस ऑल थ्री सेगमेंट, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, जहां पे वो इन्वेस्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। सिर्फ उनको एक ही कंडीशन पूरी करनी है कि 65% एलोकेशन मिनिमम जो है वो इक्विटी में होना चाहिए। तो थ्योरेटिकली जैसा मैंने कहा ये सबसे बेहतरीन कैटेगरी है इन्वेस्टर्स के लिए। बट ये भी सही है कि जैसा आपने कहा कि काफी सारे ऐसे फंड्स हैं जिनमें ज्यादा एलोकेशन जो है वो लार्ज कैप में है। ज्यादातर जो पुराने फंड्स हैं फ्लेक्सी कैप, ये पहले मल्टी कैप फंड थे और वहां से ये फ्लेक्सी कैप बने और वही जो एलोकेशन था उन्होंने उसको मेंटेन रखा है। तो मेरे हिसाब से इस समय पे दो तरह के फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं आपके पास इन्वेस्टर्स के लिए। एक वो फंड जो पहले के हैं, उन्होंने अपना एलोकेशन जो अगर आप देखें तो ज्यादा बायस जो है वो हमेशा लार्ज कैप पे रखा हुआ है और वो मेंटेन कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो फंड्स हैं, कुछ फंड्स इस कैटेगरी पुराने वाले फंड में से और ज्यादातर जो नए फंड्स हैं उन्होंने बहुत ही एक बैलेंस अप्रोच लिया है। अगर आप देखें तो उनका इक्विटी एलोकेशन जो है 40 to 50% है और बाकी जो एक्सपोजर है वो दोनों लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किए। तो आई थिंक एज एन इन्वेस्टर आप अगर एक फ्लेक्सी कैप को अपने पोर्टफोलियो का एक कोर हिस्सा बनाना चाहते हो, लार्ज कैप ओरिएंटेड बनाना चाहते हो, तो आपके पास ऑप्शन है उन फंड्स को देखने के लिए। दूसरी बात, अगर आप चाहते हो कि फ्लेक्सिबल रहे एलोकेशन आपकी, तो फिर वहां भी आपके पास ऑप्शन है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी ही चाहिए उतनी ज्यादा, तो फिर एक मल्टी कैप फंड एक ज्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि वहां पे ज्यादा डिसिप्लिन है कि तीनों के तीनों सेगमेंट में 25% बना रहेगा। तो आई थिंक एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी बनी हुई है मेरे हिसाब से, एक काफी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इक्विटी में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो हम ये समझ के चलें कि वो एक एग्रेसिव एसेट क्लास है। तो लार्ज कैप हमेशा आपके पोर्टफोलियो का एक
इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए। उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मुझे लगता है ऐसे जो फ्लेक्सी कैप है जहां पे बायस है लार्ज कैप पे विद सम फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मिड एंड स्मॉल, वो एक बेहतरीन ऑप्शन है। तो वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में फ्लेक्सी कैप फंड्स कैसे आपको मदद कर सकते हैं वो हमने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं और खिलाड़ी नंबर 1 का रिटर्न कार्ड देखते हैं। क्या अपडेट अभी तक के इस हफ्ते पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे जी, IDBI कैपिटल के देवेन मेहता जी और प्रूडेंट कॉर्पोरेट के प्रदीप होचंदानी जी के बीच मुकाबला चल रहा है। रिटर्न कार्ड की स्थिति आपकी स्क्रीन पर। कड़ा मुकाबला देवेन और प्रदीप जी के पोर्टफोलियो में देखने को मिल रहा है, लेकिन लीड लेता हुआ देवेन मेहता जी का पोर्टफोलियो करीब 5% के रिटर्न के पोर्टफोलियो से मिलता हुआ। प्रदीप जी का भी पोर्टफोलियो 3% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है, लेकिन हरीश जी के पोर्टफोलियो में थोड़ा पेन ज़्यादा, 10% से ज़्यादा के नेगेटिव रिटर्न्स यहाँ पर मिल रहे हैं। तो ये खिलाड़ी नंबर 1 अपडेट आपके लिए। चलिए वक्त हो रहा है शो को वाइंड अप करने का, लेकिन अब सीधे मुलाकात होगी आपसे क्लोजिंग शो यानी कि कमाई का अड्डा में। अब बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ।